इस वीडियो में हम केस स्टडी उठाएंगे लेसन नंबर 3 की। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो पहली कौन सी आपकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो पहले हम देख ले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जो मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और जो मेटलॉइड्स होते हैं या सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी मेटलिटी मॉडरेट होती है। अब वो क्या कहता है, एक फॉर्मूला और है आपका, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे टी है आपका टेम्परेचर, और ये आर नॉट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे या किसी कम टेम्परेचर पे। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट है टेम्परेचर का। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61, इन द इंक्रीजिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर 300 to 400, आ गया चेंज इन टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड एस आई रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो यहाँ पर बात हो रही है कॉपर और एस आई कौन है। पहले कॉपर है आपका मेटल और एस आई है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, ये कंडक्टर के लिए ही है। एक पेज ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखो। अब यहां पर आपको बोलना है फॉर कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो फॉर कंडक्टर यानी कि जैसे कॉपर है, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसका रिलेशन कैसा होता है, लीनियर। और सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला काम का नहीं है आपका सेमीकंडक्टर के लिए, फिर भी लिखवा देता हूँ। जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है इस फॉर्मूला से। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल आ गया ना, इसलिए तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। देखो, तो कॉपर के लिए लीनियरली इंक्रीज और एसआई के लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, तो ये होना चाहिए लीनियर इंक्रीज फॉर कॉपर यानी कि मेटल, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फॉर एसआई यानी कि सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन यूज फॉर हीटिंग पर्पस इन इलेक्ट्रिक गीजर। तो अगर हम बात करें हीटिंग पर्पस की, तो हीटिंग पर्पस का मतलब क्या है, हीटिंग पर्पस का मतलब है जो ज़्यादा टेम्परेचर तक लेके जा सके, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। तो हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल हम यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और मेटल की रेजिस्टिविटी होती है लो। तो ये तीनों तो मेटल है, कॉपर नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, निक्रोम होगा। निक्रोम क्या है आपका, अलॉय। एक और बात, अलॉय जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। अगला क्वेश्चन, द VI ग्राफ फॉर द मटेरियल इज गिवन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको VI ग्राफ दिया है। ठीक है, तो अब क्या कहता है वो, अब वो कहता है यहां पर पहले तो आप पता लगाओ ये जो स्लोप है ये है क्या। स्लोप क्या होता है, y एक्सिस बाय x एक्सिस। यहां y एक्सिस कौन है, करंट, और x एक्सिस कौन है, पोटेंशियल। करंट बाय पोटेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां दिखाई दे रहा है जिसका स्लोप छोटा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। यहां पर जो आपका फॉर्मूला बन के आया वो ये बनकर आया, स्लोप इज इक्वल्स टू आई बाय वी इज इक्वल्स टू 1/r। तो स्लोप का रिलेशन कैसा है, तो टेम्परेचर का भी कैसा होगा, इनवर्स। तो जिसका स्लोप छोटा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो T1 ज्यादा है। T1 का स्लोप छोटा है इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 64,
देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 और 500 डिग्री सेल्सियस इज 60। ठीक है, यहाँ दो टेम्परेचर दिए आपको, दो ही रेजिस्टेंस दिए। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज 25, तो आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे आर नॉट क्या है हमारा, और इसके लिए टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 ओम था आर नॉट। ठीक है, फिर आर टी क्या है 60 ओम, उसके लिए टेम्परेचर कितना था 500 डिग्री सेल्सियस। हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ हमारे पास सब कुछ है, यहाँ हमारे पास आर टी है, आर नॉट है, T2 है, T1 है, अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ गया। फिर अगली इक्वेशन में हमारे पास आर नॉट यही रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ये 20 ओम, टेम्परेचर यही रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस T1, लेकिन इस बार R डैश आया है जो हमें ढूंढना है 25 डिग्री सेल्सियस, और T डैश हमें ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R डैश इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T डैश माइनस T1। ठीक है, आर नॉट कितना है आपका 21, अल्फा भी पीछे वाली इक्वेशन से सॉल्व किया है, T डैश कितना है नहीं पता, और T कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ से आपका T डैश आ जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा, तो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ना टेम्परेचर पे, ना क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पे, ना लेंथ पे। देखो, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। रेजिस्टेंस क्या है आपकी, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस सिग्मा दिखा लो तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। रेजिस्टिविटी क्या है, रो, वो है आर ए बाय एल। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कापा से दिखा लो 1 अपॉन रो। ठीक है, और 1 अपॉन रो क्या बन जाएगा ये, और दोनों का रिलेशन क्या है, सिग्मा और ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का इनवर्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाली केस स्टडी हुई हमारी यहाँ पर ओवर। आगे चलते हैं, इस केस स्टडी में हम बात करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल की। तो पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम एक सेल लेते हैं तो उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर। अगर सेल काम करेगा तो वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके चलेगा। ठीक है, तो काम करते वक्त यानी कि जब सर्किट कंप्लीट हो या सर्किट क्लोज होगा तब उसका जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा V। तो ईएमएफ ई क्या हुआ, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ सेल, कब, जब वो सेल काम ना कर रहा हो। ठीक है, और V क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो V क्या हुआ आपका, इस E में से माइनस कर दो IR। ये IR क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस से वेस्ट हुआ वर्क डन। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। और अगर यहां पर एक मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं तो यहां पहले करंट फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, अब वो करंट इस R के साथ मिलकर एक V इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पर पोटेंशियल की बात करूं, ठीक है, तो ये V क्या आएगा IR, जिसमें से आपका I क्या होगा, I होगा
जो अभी हमने ऊपर पोटेंशियल निकाला है उससे निकला हुआ फॉर्मूला देखो, V, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है V प्लस ई माइनस वी, ई माइनस वी बाय आर प्लस आर। ठीक है, इस करंट को आप इधर पुट कर दो तो आपका V आ जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टर के लिए। अब चलते हैं केस स्टडी के पास। केस स्टडी में क्या कह रहा है? सबसे पहले केस स्टडी में यहाँ पर बात कर रहा है वो एक सेल की जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम मेंशन किए। केस स्टडी में चीज़ें मेंशन हो तो ध्यान रखना, P, N और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पर रॉड जो है वो है A और B। ठीक है, अब देखते हैं। When two electrode positive or negative of a cell are immersed in a electrolytic solution, the charges are exchanged between, तो चार्जेस जो होंगे वो किन के बीच में एक्सचेंज होंगे? दोनों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ठीक है, द करंट फ्लो इन द सेल इज, जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी। ठीक है, अगला, द मैक्सिमम करंट दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इज, मैक्सिमम करंट जो आपका ड्रॉन होगा वो तब होगा जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। ठीक है, व्हेन आर इज इनफाइनाइट, अगर आर इनफाइनाइट हो, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। अगर करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, तो V बन जाएगा आपका ईएमएफ के इक्वल। मैंने बताया था अभी, अगर कोई करंट ना फ्लो करे तो V इज इक्वल्स टू ईएमएफ। अगला, फॉर अ गिवन सर्किट इफ द सेल हैज एन ईएमएफ 2V, देखते हैं कहाँ है सर्किट, ये रहा। अगर इसका ईएमएफ 2V है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज वॉट। अब देखो क्या क्या चीजें दी हुई है तुम्हारे पास। पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला भी मैंने पीछे बताया था, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, E तो आपका ईएमएफ है, हाँ, और करंट कितना है आपका? करंट है ईएमएफ अपॉन में आर प्लस आर। ठीक है, ईएमएफ कितना है? 2, यहाँ पे 2, 3.9, ये आसान करने के लिए दिया है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो 2 माइनस 2/4 कितना आता है आपका? 1/2। 1/2 0.1 का कितना आएगा? 0.05, यानी कि 1.95। चेक करो इस क्वेश्चन को। तो ये हुई आपकी दूसरी केस स्टडी समाप्त। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कहता है ये? कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। सबसे पहली चीज़, पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम वर्क को एनर्जी लिख सकते हैं। तो एनर्जी क्या हुई आपकी? पावर इनटू टाइम। पावर जिसकी यूनिट होती है वॉट, टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकंड। तो एनर्जी की यूनिट बन सकती है वॉट सेकंड, एक यूनिट। इसको जूल भी कहते हैं। अगर मैं इसको किलो वॉट बनाना चाहूँ और इसको आर बनाना चाहूँ तो इसको 3600 से, यानी कि 3600, और इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके जूल के इक्वल होगा। तो किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 361234 जूल। ये लो, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये एक रिलेशन आ गया। एक रिलेशन ये याद रखो, एक रिलेशन याद रखो कि एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ें पूछता है। एक बल्ब है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो, आपके पास पावर भी इस फॉर्मूले में आते हैं, वर्क अपॉन में टाइम।
वर्क को आप लिख सकते हो Q इंटू वी, और Q बाई टी होता है करंट, तो करंट इंटू पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर आता है आई स्क्वायर बाय आर, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। कुछ नहीं किया है, बस हमने यहां पर आई की वैल्यू रख दी है वी बाय आर, ठीक है। और दो हो गए, एक आएगा आई स्क्वायर आर, अब इसमें फिर से वी की वैल्यू रख दी आई आर, ठीक है। तो ये पावर के फॉर्मूले, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एक बल्ब है जिसको रेट किया गया है 60 वॉट और 220 वोल्ट से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वो क्या सिग्निफाई करता है? एक बल्ब है तो नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो कि वो क्या 60 जूल पावर पर सेकेंड, 60 जूल पर सेकेंड, अच्छा ठीक है। तो यहां से ये वाली बात तो ठीक है, ये 60 जूल पर सेकेंड करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, तो वॉट जो होता है वो हो जाएगा, पीछे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जो वॉट है वो होगा जूल पर सेकेंड। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, ठीक है। आगे चलते हैं। इट कंज्यूम 220 वोल्ट पावर, ये बात गलत है। इट हैज 60 वॉट एनर्जी, नहीं, एनर्जी होगी तो जूल में होगी, तो इसमें ऑप्शन ए आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मूले थे वो क्या थे हमारे? आई स्क्वायर आर, हाँ जी करता है रिप्रेजेंट, वी स्क्वायर बाय आर, ये भी करता है रिप्रेजेंट, वी आई भी करता है, ये नहीं करता, तो आंसर होगा डी, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक बल्ब है P और Q हैविंग रेजिस्टेंस 1:2, ठीक है। तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है, पावर का रेजिस्टेंस के साथ एक फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से अगर मैं P1 की बात करूँ, पहली बात तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो P1 बाय P2 क्या आएगा? R2 बाय R1, ठीक है। यानी कि रिलेशन यहाँ पे इनवर्स दिखाई दे रहा है, तो 1:2 का रिलेशन आएगा 2:1, इस बात को समझो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम इतनी पावर 1.5 किलोवाट, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1.5 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, इट इज यूज्ड एवरी डे फॉर 2 आवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी जनवरी में? पहले देखो यहां पर, देखो 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे आपके यूनिट वाले, उसी के हिसाब से करेंगे। पावर क्या होता है आपका, एक मिनट को एनर्जी निकालनी, एनर्जी क्या होता है आपका? पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब यहां इस क्वेश्चन में बोला है 2 आवर्स पर डे, एक दिन में 2 घंटे, और जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो ये तो आ गया आपका टाइम, ठीक है। और क्या चीज है इसमें? वन पॉइंट फाइव किलो वॉट, 1.5 किलो वॉट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 31 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 93 किलो वॉट आर। इसको आप यूनिट भी कह सकते हो, 93 यूनिट, ये है आपकी एनर्जी, 93 यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वायर यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट आर डिफरेंट देन द कनेक्टिंग वायर। हाँ, कनेक्टिंग वायर जो होती है वो मेटल्स की होती है, उनमें रेजिस्टेंस लो होता है, जैसे कॉपर की वायर जो उसमें रेजिस्टेंस लो होता है, और जो हीटिंग एलिमेंट के लिए हम यूज करेंगे वो थोड़ी सी ज्यादा रेजिस्टेंस की रखेगी। द कनेक्टिंग वायर uses copper but heating element does not because copper is expensive, नहीं, copper heating heats very fast, नहीं, copper is poor conductor of heat, नहीं, copper has very low resistance,
ठीक है। जितनी भी वायर्स हम यूज़ करते हैं कंडक्शन के लिए उनकी रेजिस्टेंस लो होती है, और जो वायर हम यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज किस पे काम करता है? किरचॉफ लॉ पे काम करता है। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास एक रेशियो आते हैं यहाँ पर, ये रहे, R2/R1 इज इक्वल्स टू R4/R3। ठीक है। यहां से जो आपका करंट आई आया वो दो हिस्सों में बट गया, I1 और I2 में। ठीक है। फिर यहां से IG और ये I4 और I3 ले रखा है इन्होंने। वो तो क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यहाँ कोई टर्म देख लेना, एक तो IG 0 होता है, ये कंडीशन है, और दूसरा इनके नाम देख लेना, R1 R2 R3 R4 की पोजीशंस क्या है। ठीक है। केस स्टडी में बस इतना सा ही देखना होता है कि आपका जो केस स्टडी है उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो आपको पता है कि नहीं पता, या कोई उन्होंने टर्म यूज करी। ऊपर टर्म तो कोई दिख नहीं रही मेरे को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हीटस्टोन ब्रिज कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? अननोन रजिस्टर, नोन रजिस्टर, दोनों का ही कर सकता है। ठीक है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जंक्शन रूल चार्ज, और लूप रूल या वोल्टेज रूल जो है वो एनर्जी वर्क डन, उन सब का कंजर्वेशन। ठीक है। 3 वायर्स मीट एट अ नोड, ये रहा वो नोड। ठीक है। द करंट इन द 4th वायर विल बी व्हाट? ये जा रहा है 3, ये जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये जंक्शन से बाहर जा रहा है। ठीक है। तो 3 + 4 इज इक्वल्स टू 1 + x आ जाएगा। इससे आपका 6 एम्पियर आ रहा है, और बाहर की तरफ जा रहा है, आउट गोइंग। जंक्शन पे आने वाला करंट जंक्शन से जाने वाले करंट के इक्वल होना चाहिए, ये उस वाले रूल पर चल रहा है। आगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज नल डिटेक्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज? गैल्वेनोमीटर। द वैल्यू ऑफ x when Wheatstone bridge network is balanced, if R1 is equals to this, R2 is equals to x की वैल्यू क्या होगी? अगर R1 R2 R3 R4, ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। ठीक है। यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या क्या दे रखी है? 500/800 इज इक्वल्स टू x/400, x + 400 बाय लास्ट है 1000, हो गया। ठीक है। यहां से x आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। अच्छा, ये आ गए आपके मैग्नेट की। तो यहां पर आपके लेसन नंबर 3 की केस स्टडी होती है समाप्त। तो ये आपके लेसन नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की केस स्टडी है। ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है? वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। ठीक है। परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो एक सर्कुलर टर्न एक्सपीरियंस करेगा। प्रोटॉन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में वैसा ही एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो सर्कुलर पाथ बनाने के लिए इनको एक फोर्स चाहिए होती है, उसको मैं एक पेज पे ले लेता हूँ। देखो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स है qvb। mv²/r इज इक्वल्स टू qvb। तो यहाँ से आपके पास एक रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है, mv/qb। ठीक है। आप चाहो तो इस इक्वेशन को v/r भी रख सकते हो, qb/m। v/r क्या होता है आपका? ओमेगा। तो इससे आपके पास एक फॉर्मूला और आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी का, qb/m। ठीक है। फिर बारी आती है एंगुलर वेलोसिटी खोलने की 2π/t में, जिससे आपको मिलता है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या आता है आपका? 1/2π m/qb। और फ्रीक्वेंसी आता है आपका qb/m
2πm। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 57, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज। अच्छा, क्वेश्चन ऊपर से उठ कर आ रहा है, देखो क्या कहता है। द इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v नॉट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत छोटी है, moves in a circular moves in a circle of radius r naught in a uniform magnetic field। ठीक है, this electron is able to travel in a circular path of magnetic field is perpendicular to the velocity of the electron। हाँ, वो बात ठीक है, मैंने बताया था अगर वो परपेंडिकुलर होगी तो वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। ठीक है, अब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टी नॉट। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दूं, अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दूं तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अभी जो पीछे फॉर्मूला बताया था वो रेडियस का क्या था, वो था आर इज इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी। तो आर का रिलेशन यहाँ से वी के साथ क्या आता है, डायरेक्ट। अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दूं तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल चेंज टू, अच्छा पहले कितना था, अब टाइम के साथ क्या रिलेशन आएगा। टाइम का भी जो पीछे मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था वो था 2πm बाय क्यू बी। इस पूरे फॉर्मूले में मुझे वेलोसिटी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम टी नॉट ही रहेगा। एक चार्ज पार्टिकल है जिसे प्रोजेक्ट किया गया है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 2i + 4j × 10⁻² टेस्ला। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस मच। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है वो है ए का और बी का। अब जरा इधर ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास वेक्टर फॉर्म में ए है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 2i 4j और ए है xi, देखना पड़ेगा 2j। ठीक, अब आप जानते हैं कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो आपको साइन कंपोनेंट देता है। एक चीज और समझो, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हो तो वो क्या देगा, वो जीरो देगा। अगर मैं ये कहूं कि फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सलरेशन, तो क्या एक्सलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट भी जीरो आएगा, जी बिल्कुल, क्योंकि मास वहां जाके जीरो के साथ जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब एक्सलरेशन कितना है हमारा, xi 2j, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपकी 2i 4j। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी। x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, या आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में i को i के साथ और j को j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाता है आपका 4। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 59। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू b, देन ट्रेजेक्टरी विल बी हेलिकल। अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो सर्कुलर, और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं किसी एंगल से करता है तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। देखो कैसे, और उसका पाथ हेलिकल हो जाता है। एक तो ये जाता है इधर और एक इधर, ये हो गया आपका v पैरेलल, ये हो गया आपका v परपेंडिकुलर, और ये हो गई v की डायरेक्शन, और ये है वो डायरेक्शन वाला एंगल थीटा। इसको हेलिकल कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E is moving parallel to the यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो फोर्स क्या लगेगी, पैरेलल पे जीरो लगेगी। पैरेलल पे थीटा होता है जीरो
तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 0, साइन 0 0 होता है। और हमारी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहां पर आपकी ये वाली केस स्टडी हुई समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। ये केस स्टडी आपकी लॉरेंस फोर्स पर, ठीक है, और उसके इफेक्ट पर। सबसे पहले लॉरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है क्यू वी बी, ठीक है, जिसमें V और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब अगर V आपका I है यानी कि एक्स एक्सिस पे है और मैग्नेटिक फील्ड आपका J है यानी कि वाई एक्सिस पे है, तो आपका रिजल्टेंट K यानी कि Z एक्सिस पे होगा। तो ये है आपका फोर्स। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला आता है वो आता है QE। वहां पे क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स होती थी आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है उसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लॉरेंस फोर्स। और उसके इफेक्ट क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक सर्कुलर या सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। लॉरेंस फोर्स में आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो है क्यू वी बी। अगर वेलोसिटी 0 हो तो फोर्स भी 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, एक प्रोटॉन एंटर करता है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन है मतलब चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, एंटर करता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब होता है जिसकी सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। सोलेनॉइड के बाहर फील्ड 0 होती है और सोलेनॉइड के एंड्स पर जो फील्ड होती है वो हाफ होती है। ठीक है, अब वो कहता है जब वो एंटर करता है वेलोसिटी v के साथ अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, देन तो क्या होता है, तो यहां पर कुछ केस दे रखे, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, प्रोटॉन रिपेल होकर बाहर आ जाता है, प्रोटॉन मूव करता है अलोंग द हेलिकल पाथ। ठीक है, या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन 0 होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये ऑप्शन कई जगहों पे बता रखा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें सोलेनॉइड की तो वो ऐसी होती है, और अगर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है इस तरीके से अंदर की तरफ, ठीक है, इनसाइड, अगर मैं आपको कहूं एंड, तो एंड पे वो थोड़ी सी कर्वी होती है। देखो मैं बना के दिखाता हूं एक सोलेनॉइड। ये है आपका सोलेनॉइड। ठीक है, यहां पे कर्व आता है, बीच में सीधा हो जाता है, फिर कर्व बन जाता है। तो वो एंड पर होता है जो कर्व होता है, बीच में नहीं। तो इनसाइड का मतलब आपका बीच में, और यहां पर अगर चार्ज पार्टिकल चलेगा तो वो सीधा चलेगा। तो यहां पर ये दो जवाब आते हैं, आपके दो आंसर आते हैं। हेलिकल पाथ तब होगा जब वो एंटर कर रहा होगा, और बीच में देखा जाए तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये आंसर इसका सही है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ प्रोटॉन इज 0, इस वाले क्वेश्चन में ये लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप बुक में देखोगे तो आपको हेलिकल पाथ दे रखा होगा, वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एमिट बीटा रेज। ठीक है, बीटा रेज का मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता दूं अल्फा बीटा गामा रेज कौन कौन सी होती है। देखो, अल्फा रेज है आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स का मतलब क्या है, यहां पर जिसका मास हो 4 और एटॉमिक नंबर हो 2 से हीलियम कहते हैं, और +2 का चार्ज हो मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इसमें चार्ज होता है +2 और मास होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों बातें ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी। ये हुआ आपका अल्फा पार्टिकल। अब बारी आती है बीटा पार्टिकल की या बीटा रे की।
इसे हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0, या यूं कहो इतना कम कि हम उसको कंसीडर नहीं करते। और चार्ज होता है -1 ई। यहाँ पर ध्यान रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेसन नंबर 1 में पढ़ा था। गामा रेज में मास भी नहीं होता, चार्ज भी नहीं होता, ये ईएम वेव्स है, एनर्जी होती है इनके पास। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, एमिट बीटा रे, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शोन इन फिगर, ठीक है। अब अगर बीटा रे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से चलेगी कि उसका थीटा 0 हो, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो यहां जवाब होना चाहिए विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, अ डाइपोल इज थ्रोन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, मूव करेगा रेक्टिलिनियर, नहीं वो रोटेट भी करेगा और रेक्टिलिनियर भी मूव करेगा। एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, नहीं, तो वो रोटेट और मूव अलोंग विद मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों होंगे इसके आंसर। वो रोटेट भी करेगा, वो घूमता घूमता जाएगा। अगर ये आपका एक डाइपोल है तो इस तरीके से रोटेट करता हुआ फील्ड के अंदर आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये फील्ड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी v, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b इज नॉट परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। फोर्स जो होती है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से दोनों से ही परपेंडिकुलर होती है, इज नॉट परपेंडिकुलर, पहले वाली बात तो गलत है। मैक्सिमम इफ द v इज परपेंडिकुलर टू द b, हाँ तब भी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम इफ v इज पैरेलल टू द, ये गलत है बात, इज नॉट मैक्सिमम व्हेन पैरेलल टू b। 0 इफ v इज पैरेलल, ये तीनों बातें ठीक है। तो नॉट वाले के लिए हम क्या लेंगे, सी ऑप्शन लेंगे। बेटा जरा ध्यान देना, कुछ बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते, नॉट या डजंट लिखा होता है और वो बच्चे डज ढूंढने लगते हैं या इक्वेशन को उस तरीके से देखने लगते हैं। तो ये हुआ आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट, ये वाली, एक मिनट रुको, ये है लेसन नंबर 4 की है, ये भी लेसन नंबर 4 का ही चल रहा है। देखो अब इस वाली केस स्टडी को पढ़ेंगे, क्या कहता है इस केस स्टडी में, बात कर रहे हैं हम सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड जो होती है उसमें n टर्न्स होते हैं और l लेंथ होती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम नंबर डेंसिटी कह सकते हैं, वो होता है स्मॉल n। तो स्मॉल n क्या आता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है आपकी, म्यू नॉट n i, आप इसको ये भी कह सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल N/L/I। तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रहता है, लेंथ के साथ इन्वर्स रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्ट रहता है, और म्यू यानी कि मीडियम, उसके साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अगर मैं इसके बीच में कोई रॉड इंसर्ट कर दूं जिसका जिसकी परमिटिविटी म्यू आर हो, परमेबिलिटी, तो वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा इस इक्वेशन का ये। तो इसका मतलब जितना आप मीडियम को इंसर्ट करोगे, जितना म्यू आर ज़्यादा होगा जिस मीडियम को आप इंसर्ट कर रहे हो उसका, उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 400 टर्न्स इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इफ करंट इज दिस इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज व्हाट। अब यहाँ आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, आप म्यू नॉट की वैल्यू जानते हैं, पहले मैं आपको म्यू नॉट की वैल्यू बता दूं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये तो हो गई आपकी म्यू नॉट की वैल्यू। n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं यहाँ पे 400 टर्न्स, करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली ना, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट
एन आई, म्यू नॉट है, एन है, आई है, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर हैविंग मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर। आ गया, अगर म्यू आर परमेबिलिटी है तो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, तो पहले ही फॉर्मूला था, म्यू आर टाइम्स आर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। ठीक है, आगे देखो। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, करंट वैल्यू इंक्रीज करने से तो इंक्रीज होगी, इंट्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक और मटेरियल इनसाइड अ कोर, तब भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज विद द नंबर, हाँ, तो डिक्रीजिंग लेंथ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो ये है ऑप्शन आपका ए। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ सोलेनॉइड इज कैन नॉट बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलेनॉइड इज जीरो, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो लेके चलते हैं। आगे, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, कैसा नेचर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पास करती है सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड से। तो हम कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड के सेंटर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो वहां पर आप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यूनिफॉर्म भी। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी आती है हमारी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली है। एक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम परमानेंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक इस तरीके की परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जो सिलेंड्रिकल कट की जाती है। इससे क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। दूसरी बात, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखा जाता है जिससे जो बार बार इसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है उसमें हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो मिनिमाइज किया जा सके। और क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है क्या, ईएमएफ ऑफ सेल, हाँ करता है, मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ कर सकता है, इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए नहीं करेंगे हम, ईएमएफ के लिए कर सकते हैं, पोटेंशियल के लिए कर सकते हैं। बेसिक होता है जो गैल्वेनोमीटर होता है आपका, इज अ डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स अ डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट, ये बेस्ट आंसर है इसका, ये डिफ्लेक्शन देता है जब भी कोई करंट पास करेगा। खत्म कहानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, टू मेक द फील्ड रेडियल, हाँ रेडियल, गैल्वेनोमीटर की फील्ड को रेडियल बनाने के लिए हम सिलेंड्रिकल कट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, पोल्स आर सिलेंड्रिकली कट। द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन मिलती है वो कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो यहां पर आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आओ जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं यहां पर टॉर्क की, एन बी आई ए, ठीक है, वैसे साइन थीटा भी आता है लेकिन यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ये बनता है आपका एन बी आई ए। और एक टॉर्क और फॉर्मूला आपका के थीटा या के फाइव, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें तो एन बी आई ए इज इक्वल्स टू के थीटा, ठीक है। तो थीटा बाय आई कितना आएगा आपका, जिसे हम करंट सेंसिटिविटी कह सकते हैं, वो आएगा एन बी
ए बाय के। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, पी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया और के है वायर की सस्पेंशन, जिसके बारे में अभी इन्होंने बोला था। इस के का क्या क्या नाम है? सस्पेंशन ऑफ वायर या टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो सस्पेंशन ऑफ वायर या टॉर्शनल कांस्टेंट से थीटा का क्या रिलेशन है? इनवर्स। आ जाओ अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि वही थीटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल कांस्टेंट। नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नहीं एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल, करंट से इसका हम रिलेशन निकालना चाहे तो करंट को उधर लेके जाना पड़ेगा, करंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिर्फ एक सही है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझा ही दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया A and carrying a current I is placed in radial magnetic field of strength B। अच्छा, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, एरिया है A, करंट है I और उसको प्लेस किया गया है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी स्ट्रेंथ है B। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? अभी बताया, NABI। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी चाहिए, हमें एरिया बढ़ाना चाहिए और टॉर्शनल कांस्टेंट डिक्रीज करना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने चाहिए लेकिन एक लिमिट तक। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से लेंथ बढ़ती है वायर की और वायर की लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। एरिया ऑफ फ्रेम बढ़ाना चाहिए लेकिन वो भी एक लिमिट तक, क्योंकि उससे भी लेंथ बढ़ती है और उससे रेजिस्टेंस बढ़ती है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ले सकते हो आप, यू शेप मैग्नेट या हॉर्स शू शेप मैग्नेट ले सकते हो, और सस्पेंशन जितना हो सके उतना कम लो उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 76, वो क्या कह रहा है? टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी शुड डिक्रीज, क्या डिक्रीज करना चाहिए हमारे को? सस्पेंशन, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ वायर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो इसको कहना चाहो। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के MCQ होते हैं समाप्त। ये केस स्टडी।